नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेड़ियां बज चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। सभी दल के बीच अंदरूनी बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार भाजपा में प्रदेश मंत्री अमृता भूषण जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की जनता हमेशा से चाहती है कि एक पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार उनके साथ आए, उनके बीच रहे और वो दावेदारी पेश करे, फिर जनता की सेवा करे। तो हम आपको यहाँ जानकारी दे दें कि हम बिहार भाजपा की प्रदेश मंत्री अमृता भूषण जी से बात कर रहे हैं। इनके क्वालिफिकेशन साफ साफ जनता को रास आने वाली है, फिट बैठती है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD कर चुकी है। इसके अलावा MBA भी हैं ह्यूमन रिसोर्स से। उसके अलावा यह सीनियर बैंकर भी रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो अगर एक साथ मिलती हैं और फिर वो जनता के बीच ऐसे लोग जब जाते हैं तो जन सेवा की भावना वो तो उम्र के सामने आती ही है, जनता से भी कनेक्ट हो जाते हैं लोग। तो अमृता भूषण जी, आप हमें ये बताइए कि इतने सारी चीज़ें करने के बाद फिर राजनीति का ख्याल कैसे आया? समाज सेवा तो आप पहले से कर रही हैं, तो फिर राजनीति में आने का जरिया ये कैसे बना? ये मैंने जब नौकरी छोड़ी थी और जब हम ये समाज सेवा में आए और सब कुछ करना शुरू किया, हम हमेशा चाहते थे कि जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। हमारे नाना जी को मैंने बचपन से, मैं उनकी बहुत लाडली थी और हमेशा उनकी गोद में और जब उन्हीं के पास और उनके साथ ही हर जगह मेरा आना जाना होता था, तो मैं उनको देखती थी कि किस तरह से सेवा भाव से वो काम करते हैं और शुरू से वो जनसंघ से भी जुड़े रहे। तो मेरे अंदर वो भाजपा थोड़ा पहले से ही था और बाद में जब यहाँ के विचार और जो आइडियोलॉजी ने हमेशा मुझे प्रभावित किया, जिसमें राष्ट्रीयता बहुत बड़ी बात थी और मैं हमेशा यहाँ की मिट्टी को कुछ देना चाहती थी। तो पहले तो हम जब बाहर चले गए, वापस जब हम लौट के आए और जब हम नौकरी किए और हम मतलब खुद के लिए करते करते हमको लग रहा था कि शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं और हमको इससे ज़्यादा करना है और हमको मेरे प्रदेश के लिए करना है, मेरे देश के लिए करना है। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, खेले हैं, बड़े हैं, उसके लिए कुछ करना है। और जब हम देखते थे कि बिहार की स्थिति उन दिनों आज से 15-20 साल पहले बद की बदतर थी, तो हर वक्त मेरा मन करता था कि इसको कैसे हम ठीक करें और कैसे ठीक कर पाएँ। और हमको लगा कि ये तभी संभव है जब हम लोग आएंगे। ऑल्दो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अच्छे घर के लोग और महिलाएं, लड़कियां इतनी पढ़ लिख कर कैसे पॉलिटिक्स में जाएंगी। पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं और काम होगा नहीं। और मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है जो हम सब जगह सुनते और देखते हैं, अंदर जाके कितनी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई, जो संस्कारों की पार्टी है, तो मुझे आके ऐसे लगा कि नहीं, अच्छे लोगों को आना चाहिए। और तब मेरे कितने फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो होम मेकर्स हैं और जो बिजनेस में हैं, मुझे देखकर कितने लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया और मुझे बोला कि नहीं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। उन लोगों को हम ज्वाइन भी करवाए। और क्योंकि जब आप आगे बढ़ते तो लोगों को लगता है कि आप अगर रह सकते तो वो भी रह सकते हैं। तो आई वॉज गुड एग्जाम्पल फॉर देम कि तुम हो सकती हो तो हम लोग भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब अच्छे पढ़े लिखे लोग, आजकल के इवन बच्चे भी जो टेक्निकली साउंड है और जो देश के लिए ऐसे आज के बहुत बच्चे जो करना चाहते हैं, उन सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और तभी हम मिलकर, हम एक्सपीरियंस लोग और नए लोग, विजनरी लोग, टेक्निकली साउंड लोग, सब जब एक साथ मिलेंगे तभी हम जिस हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहे हैं और जिस बिहार की परिकल्पना कर रहे हैं, शायद पूरा हो। अमृता जी, मैं या हमारी टीम जब फील्ड में जाती है लोगों के मूड को समझने के लिए,
तो उस वक्त जनता के मन से ये आवाज़ जरूर निकलती है कि कोई योग्य या पढ़ा लिखा नेता हमारा उम्मीदवार बने। तो ऐसे में आप जनता को भी और हम लोगों को भी इतना काबिल दिख रही हैं, तो क्या उम्मीद है इस बार भाजपा से आप मैदान में आ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, हम लोग संगठन के सिपाही हैं जी, और हम लोग संगठन ही सोचते हैं, संगठन जीते हैं जी, हम 24 घंटा संगठन के लिए काम करते हैं। ऐसे समय में जब संगठन को अगर लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे किसी क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे विधानसभा में उम्मीदवार होना चाहिए, तो उनका जैसा आदेश होगा मैं वैसा करूँगी। अगर मान लिया जाए कि आपको टिकट मिलता है तो कौन सा जगह चुनेंगे आप? इंसान का प्यार तो उसके मायके से ही बहुत ज़्यादा होता है। तो गया में ही मैं रही हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं वहीं बड़ी हुई हूँ, खेली हूँ वहीं पे, तो मैं वहीं सोचूंगी। अच्छा, तो अगर आप जाती हैं और आप मान लीजिए उम्मीदवार बनती हैं, तो जो मूल समस्याएं वहाँ की होंगी तो उनसे आप रूबरू हैं, तो किस तरह उन चीज़ों को पार पाना है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप ठीक करना चाहेंगे, जो लगता है कि अभी भी कमी है जिसे आप ठीक करना चाहेंगे? आप बेसिकली आपने कहा कि महिलाओं के लिए आपने बहुत काम किया है, चाहे एसिड विक्टिम्स हों चाहे रेप विक्टिम्स हों, तो गया की समस्याएं जो हैं वो आप क्या देखते हैं, जिसे लगता है कि नहीं अब बहुत ज़रूरत है और इस बार तो पक्का सुधार ही देना है? देखिए, हमारे मतलब जहाँ हमारा घर है वजीरगंज, वजीरगंज विधानसभा में आता है, वहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वहाँ पे मुझे हमेशा ही ना ये जो स्कूलों में जो होना चाहिए शिक्षा में कमी दिखी मुझे, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्लॉक्स हैं उसमें कमी दिखी, क्योंकि मैं गई थी अभी पिछली बारी और वहाँ पे मैंने एक यज्ञ कराया था हमारे नाना जी के गांव में, जो खरहरी गांव है, और वहाँ मैं लगातार रह गई थी 15 दिनों तक, क्योंकि वो 7 दिन का यज्ञ था और उसी में भागवत कथा भी हो रही थी और आसपास के 5-6 गाँव में चूल्हा नहीं जला था क्योंकि बड़े धार्मिक लोग हैं और वो यज्ञ का ही मतलब वहाँ का ही प्रसाद खाना चाहते थे। तो उसमें मुझे रोज 25-30 हज़ार लोगों से मिलने का मौका मिला उस दौरान, क्योंकि दिन भर तो पूजा चलता था और यज्ञ होता था और शाम में जब वो कृष्ण लीला होता था तो वो सब आते थे देखने, मतलब अराउंड you can say 25 to 30,000 people every day, रोज। और ये सुबह से शाम तक वो भंडारा चलता था, मतलब 11 to night, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते थे जो 1-2 हज़ार आके वहीं पे सो जाते थे। जब वो परिक्रमा करते थे तो वो परिक्रमा वो धूप में ना पड़े इसलिए वो सुबह में ही 4 बजे उठ के और अपना परिक्रमा 6-7 बजे तक करके और चले जाते थे और फिर शाम में वो कृष्ण लीला के समय में आते थे और फिर वो ये चलता रहा लगातार। तो मुझे वहाँ पे जो रहते थे लोग, जो सोते थे, उनके इंतज़ाम में और उनके बीच में रहने का, उनकी समस्याओं को सुनने का हमको मौका मिला था पिछले साल। तो हमको मालूम है कि वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या ठीक किया जा सकता है। जैसे वहाँ पे एक पटवा टोली एक जगह है, हमको अनबिलीवेबल था कि वहाँ पे हर साल 15 से 20 बच्चे IIT निकालते हैं। क्या बात, हर साल, मतलब ये तय है। आई वॉज सरप्राइज्ड। और वहाँ पे इतने सुंदर कपड़े बनते हैं और मतलब मीलें हैं, बड़ी बड़ी मीलें। हमें बाहर से कभी पता नहीं चला क्योंकि हम लोग बाहर ही रहते थे और जबकि हमारा जो घर है उसकी सामने वाली गली में अंदर जाके वो पटवा टोली है, पर हम लोग को कभी वहाँ तक अंदर घुसने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस जमाने में तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकती है, वाला हम गाड़ी में बैठते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ से फिर वहाँ ऐसे करके था। तो इस बार जब मैं न्योता देने के लिए घूम रही थी तो मुझे लोगों ने बोला कि
वहाँ पे जाके और उन लोगों को भी बताना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने सुना तो बहुत है, तो मैं एक बार ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं वहाँ गई और अच्छी वीविंग हो रही है, मतलब चादरें साड़ियाँ, पर वो डेवलप्ड कभी नहीं हो पाया जी, वो वैसे का वैसा ही रहा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वहाँ की जो बेसिक्स हैं, जो वहाँ पे मतलब गया का तिलकुट और गया का अनरसा और ये जो हमारे वहाँ वीविंग होती है वो सारे कपड़ों की, और वहाँ पे जो ये बुनाई होती है खटिया की और ये सब। मैं भी कैलकाटा गई थी तो मैं किन्हीं के यहाँ रुकी थी, वो 8,000 रुपये में एक खटिया लेके आए थे। वो खटिया जो वहाँ पे बिन दिया जाता है। तो उनको एक मार्केट देने की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और इसके लिए एक विज़न होना चाहिए। अब कैसे से वहाँ की चीज़ों को उस स्तर तक ले जाएंगे कि उसका डिमांड क्रिएट होगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इस काम उस क्षेत्र के आ सकूँ। तो बिहार विधानसभा चुनाव मैडम नज़दीक आ गया है, तो अमृता भूषण जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाजपा में पार्टी का इस बार एजेंडा क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे क्या हैं? भाजपा का हमेशा से सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, वो विकास का एजेंडा रहा है। और आज भी हमारा इवन जो घोषणा पत्र है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस नंबर को मीडिया द्वारा बताया गया है, और बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ गाड़ियाँ निकली हैं जिसमें पेटियाँ रखी हुई हैं जो गांव-गांव जा रही है, और वो आम जन से सुझाव लेने के लिए गई हैं कि वो आने वाली सरकार कैसी सरकार चाहते हैं जी। हम जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके जैसी सरकार चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा बिहार चाहिए, और उस विकास के रास्ते में हम उस दिशा में जाते हुए उस सड़क को इतनी मजबूत सड़क और शिथिल सड़क बनाने की कोशिश करेंगे जो सीधे विकास के रास्ते वहाँ तक पहुँचाएगी। बिल्कुल। तो हमने 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार देखी है, बहुत हद तक काम हुआ है, चाहे बिजली की बात कर लें या उनके 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, पानी की बात कर लें, सड़क और पुल, ये तो बिहार में किसी से छुपा नहीं है, और बिजली भी पहुंची। तो अब जो 5 साल और आप लोगों को मौका मिलता है, तो क्या अब नई चीज़ें होंगी जो आप करना चाहते हैं, जो लग रहा है कि छूट रहा है, जिसे पूरा करना है? देखिए, ये कोविड के टाइम में सब लोगों को ये समझ में आया कि टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपदा की घड़ी आई थी वो सब कुछ टेक्निकल करके गई है। बिल्कुल। चाहे वो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू किया हुआ जो जनधन खाता है, अगर आपको मैं बताऊं, और एक समय था जब जनधन खाते पे लोग हंस रहे थे कि ये खाता खुलवाते चल रहे हैं और जीरो बैलेंस है, पैसा ही नहीं है तो खाता का क्या फायदा है, और क्यों खुलवा लिया, इतने बच्चियों का खाता खुलवा के ये बस माहौल बनाते हैं, ये करते हैं, कहानियां बोलते हैं। आज वो खाता कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि महिलाओं से लेकर प्रवासियों से लेकर मतलब किसानों तक, और उसके अलावा हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन तक सब तक उस खाते के द्वारा सीधे सीधे सरकारी मदद पहुंच सकी। आप आज सोचिए कि अगर वो खाता नहीं होता और ऐसा कोविड का पीरियड आ जाता तो उस समय कैसे लोग मदद करते। मतलब हम एक गांव में जहां आ जा नहीं सकते, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है, और वहां पर किसी को मदद पहुंचानी होती तो कैसे पहुंचा पाते। वो फाइलें इधर से उधर बढ़ती, और वो पैसे लेने जैसे पोस्ट ऑफिस में जाते थे वो जाते, या किसी सरकारी ये ब्लॉक में जाते और लाइनें 1 लाख की लगती, जो संभव नहीं था। पर ये एक छोटा सा टेक्निकल पार्ट खाता खोलने का सबको सारी परेशानियों से बरी कर दिया, और सबको उस समय इतनी आसानी से सबकी मदद सरकार कर पाई। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये कोविड के टाइम में,
ये हमें ये सिखा के गई है कि अब का समय टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आते समय शिक्षा का स्तर वैसा हो और टेक्निकली ज़्यादा टेक्निकल कॉलेजेस खुले और हमारे स्कूलों को भी टेक्निकली साउंड किया जाए, स्मार्ट क्लासेस से साउंड किया जाए। और उसके अलावा जो हमारे महिला सशक्तिकरण है, ऐसे भी वो चल ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिहार के 80 लाख घरों में ये सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। मुझे याद है कि एक समय होता था जब मैंने वो बड़ा ही संपन्न परिवार माना जाता था, जिसके घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर होता था, और वो सिलेंडर लेने के लिए भी उनको भी बड़ी बड़ी लाइनें होती थी। और एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो होते थे उनको उनसे कूपन कटवाते थे। वो दिन हमने अपने बचपन में देखे हैं। और आज ये सब कुछ इतना आसान हो गया है कि हर घर में, जिसने कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, हर घर में सिलेंडर है। ये अभी बारिश के समय में वो चूल्हा जलाने में इतनी मुश्किल होती थी, आधा से ज़्यादा महिलाएं इस कारण धुएं से बीमार होती थी। और घर में वैसा माहौल रहता था धुएं का कि बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। और ऐसे माहौल में आज एक इसको क्रांति कह सकते हैं, जबकि वहाँ पे गैस सिलेंडर और चूल्हा देख के और ये जो क्रांति लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम लोग इससे ही आगे बढ़ेंगे। और ऐसी सारी चीज़ें जो कभी उन लोगों के लिए मुश्किल थी, जो नीचे श्रेणी में खड़े लोग हैं, जिनकी बात हमारे यहाँ श्रद्धेय दीनदयाल जी ने भी की थी कि जब तक सबसे नीचे खड़े किसी व्यक्ति को लाकर और आप अपने समान नहीं खड़ा करिएगा, तब तक वो ये विकासशील भारत नहीं बन सकता। और ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और संघ के सारे किरदारों ने और सारे प्रमुख लोगों ने की थी। आज उसी को पूरा करने की हमारी कोशिश है और बिहार भी वैसे ही विकास के रास्ते चलेगा। इस बार बिहार में भाजपा ने एक खास एजेंडा तैयार किया है, आत्मनिर्भर बिहार। और यह आत्मनिर्भर बिहार मतलब बिहार को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके प्लानिंग्स क्या है भाजपा के पास, जो आप बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारी सरकार आती है तो हम आत्मनिर्भर बिहार को ऐसे आगे बढ़ाएंगे? आत्मनिर्भर बिहार से ये कहना चाहते हैं कि खुद को कैसे आत्मनिर्भर बनाए। मतलब हम हर चीज़ के लिए किसी न किसी बॉडी को दोषी ठहराते रहते हैं। ये कूड़ा है तो नगर निगम की गलती है, ये गंदगी है तो परिषद की गलती है, वार्ड सदस्यों की गलती है, या अगर रोजगार नहीं है तो सरकार की गलती है। तो आत्मनिर्भर बनने से मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम्स को ना ढूंढ के हम सॉल्यूशंस को ढूंढें। मतलब कि अगर हम आत्मनिर्भर, अगर हम रोजगार हमें नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, तो हम अपना कोई ऐसा काम सीखें और कोई अपना स्किल अपना ऐसा डेवलप करें और उसमें हम जाकर काम करें। आज हमारे हिंदुस्तान के कितने लोग बाहर जाके और मैकेनिक का काम करते हैं, और ये मतलब ऐसे स्किल डेवलप लोग बाहर कंट्रीज में जाके काम करते, वो अपने आप पे काम करें। और यही बात उस समय भी ये प्रवासियों के आने से भी ये कह सकते कि जब प्रवासियों को आने में यहाँ पे मुश्किलें हो रही थी, तो उन लोगों ने खुद ये बात कही। सभी प्रवासियों ने, हमारे यहाँ 25 लाख के करीब प्रवासी आए थे, और पूरे हिंदुस्तान में तो कितने करोड़ों प्रवासी अलग अलग स्टेट्स में गए। उन सब का यही कहना था कि हम अपने घर में रहें, और वो जो हम वहाँ कर रहे हैं, हम बढ़ई का काम वहाँ कर रहे हैं, हम अगर ये लकड़ी का, बिजली का, लैम्प बनाने का, फर्नीचर बनाने का, ये सब काम हम वहाँ कर रहे हैं, मोबाइल बनाने का, वो हम अगर अपने जगह में करें तो भी हमें बराबर ही पड़ेगा। पर हम ये कभी सोच ही नहीं पाए कि ऐसे काम की शुरुआत हम खुद भी कर पाएंगे, हमने इतनी हिम्मत नहीं की। एक चर्चा होती है कि देश में कई सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, या
आपको बिजनेस करना है तो कई तरह के लोन भी मिलते हैं। तो स्पेशल आत्मनिर्भर बिहार की जब बात करते हैं तो क्या इसके लिए कोई अलग से पॉलिसी मेकिंग का कोई प्लान है? क्योंकि कोई इस बार जो थोड़ी बहुत शिकायत आई कि जो बैकअप प्लान जो है वो नहीं रहा, जो लॉकडाउन में सामने देखने को मिला कि बैकअप प्लान नहीं है, बहुत लोग बेरोजगार हुए, लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई। तो इस बार जो है जो कमियां रह गई हैं शायद ये इस बार पूरी हो जाएंगी। देखिए, वो एकदम विपरीत परिस्थिति थी जी। किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आ जाएगा और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी सी विपरीत परिस्थिति होगी। पर इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया और एक ही बार में लॉकडाउन कर दिया और इसके कारण बहुत हम लोग सब कुछ संभाल पाए और हमें समय मिलता गया और हम उस दौरान काम करते गए और हॉस्पिटल्स और जब तक के लिए कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ता तब तक हम प्रीपेयर्ड थे। बिल्कुल। हमारे पास हॉस्पिटल्स थे, हमारे पास दवाइयाँ थी, हमारे पास किट थी, हमारे पास टेस्टिंग था, हम लोगों तक सहायता पहुंचा पा रहे थे, हम खाते में राशि भेज पा रहे थे, तो हमें समय मिल गया था वहाँ तक प्रिपरेशन का। वैसे ही ये जो आत्मनिर्भर जो एक शब्द है वो शब्द खुद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जबकि उन्होंने बोला कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो लोकल चीजें हैं हम अगर उस पे खर्च करें, हम अगर उसको खरीदें, आज जैसे हमारे ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बनती है। आप चाहे टॉयज की बात कर लीजिए, आप चाहे कपड़ों की बात कर लीजिए, आप चाहे मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो हमारे यहाँ हैंडमेड चीजें हैं वो इतनी महंगी होती हैं क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं मिला है। जी जी। अगर उनको प्रॉपर्ली मार्केट मिले और मैं अगर कोई चीज़ लगातार मैं जितना प्रोडक्शन दे रही हूँ और उतना ही मेरा सेल हो रहा है और मेरा मार्केट उतना ही हो रहा है मेरी वस्तुओं का जो मैं बेचने की और बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो किसी को भी फायदा होगा। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि आप वोकल फॉर लोकल होइए और अपनी चीज़ों को प्रमोट करिए, अपने आसपास की चीज़ों को प्रमोट करिए। हम अपने आसपास देखते नहीं, हम सीधे ऊपर देख पाते हैं। आज हमारे यहाँ का मधुबनी प्रिंट जो है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो एक चुन्नी जो एक दुपट्टा जो यहाँ पे वो बना के देते हैं, वो मधुबनी में लोग प्रिंट करके देखते हैं, वो बेचारे कलाकारों को मुश्किल से मुझे लगता है 200, 300, 400 ऐसे मिलता होगा और वो दुपट्टा जब वहाँ चला जाता है तो वो 6000 का बिकता है। तो आप डिफरेंसेस देख लो। तो उनका यही कहना है कि जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि अपनी आसपास की चीज़ों को देखना, जो आप कर रहे हैं उसको जानना और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए जी, वो समझना। तो वो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ है जिसमें ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार से काम कर रहे हैं और अभी तो कितने लोग स्किल्ड हो चुके हैं। और आप अगर नज़र घुमा के देखें तो सब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम करें। आज के दिन में जब हम लौट के आए थे बिहार वापस, पटना वापस, तो 1-2 महिलाएं ऐसे ना काम करती थी जिनके अपने बुटीक्स होते थे या अपना कोई शॉप होता था, वो 1-2 थी, 1-2-3 ऐसे, ज़्यादा नहीं थी, 10 से ज़्यादा तो हम श्योर नहीं होंगी। आज आप देख लीजिए हज़ारों में लोग काम कर रहे हैं, तो ये हज़ारों में बढ़ा है, मतलब हज़ारों में काम हो रहा है। वैसे ही आत्मनिर्भर की यही कोशिश है आत्मनिर्भर बिहार की कि हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता से अपनी शक्ति को पहचाने, उस पे काम करे और सरकार आपको आत्मनिर्भर होने में उतनी ही मदद करेगी। ये हमारे साथ ही अमृता भूषण जी जो भाजपा की प्रदेश मंत्री हैं बिहार में, और पार्टी का अगर आदेश हुआ तो ये गया के वजीरगंज पर अपना किस्मत आजमाएंगी और मजबूत दावेदारी पेश करते हुए वजीरगंज के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगी और वहां पर एक सुंदर सपना जो ये देख रही है कि गया को कितना विकसित करना है उसमें ये कामयाब होगी। हमारी तरफ से आपको मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जैसे जो लोग हैं वो जरूर समाज में आए, मैदान में आए, जनता के बीच रहें और नेता बन के सामने आए, विधायक बने तो बहुत अच्छा हो, लोगों के लिए विकास का काम हो। और बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए bigboardprint.in। हम फिर कभी किसी नई पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।